चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में NAVIC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑपरेशन के दौरान भारत ने युद्ध अभियानों के कई स्तरों पर NAVIC यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन का उपयोग किया, जैसे मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन नेविगेशन, युद्ध क्षति आकलन आदि में। NAVIC के विषय में देखते हैं तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इस प्रणाली को पहले IRNSS यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाता था। भारत विकासशील विश्व का एकमात्र देश है जिसने इस तरह की प्रणाली तैनात की है। कवरेज की बात करें तो यह प्रणाली भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करती है। यह अवस्थिति, वेग और समय यानी कि पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, तो इसमें 7 सैटेलाइट्स और 24x7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क शामिल है। 3 सैटेलाइट्स भू स्थैतिक कक्षा में तथा 4 झुकाव युक्त भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित है। ये सैटेलाइट्स ड्यूल बैंड सिग्नल L5 और S बैंड से लैस है। L5 सिग्नल सैन्य उपयोग के लिए एनक्रिप्टेड है। प्रमुख सेवाओं की बात करें तो यह नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मानक अवस्थिति सेवा और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदान करती है। NAVIC प्रणाली के सामरिक लाभ तो GPS पर निर्भरता को समाप्त करती है। भारत किसी विदेशी स्वामित्व वाले नेविगेशन सिग्नल पर निर्भर हुए बिना भी दुश्मन देश के अंदर तक हमला कर सकता है। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान अमेरिका ने भारत को GPS सर्विस देने से इनकार कर दिया था। एनक्रिप्टेड मिलिट्री चैनल, तो मिसाइल और ड्रोन मिशन के दौरान जैमिंग या स्पूफिंग को रोकती है। तीव्र गति से सिग्नल लोक, तो भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में GPS से भी अधिक सटीकता प्रदान करती है। सामरिक बढ़त, तो NAVIC की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए NVS श्रृंखला का विस्तार किया जा रहा है। इसका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र को और अधिक व्यापक रूप से कवर करना है। NAVIC के लिए भारत के दृष्टिकोण में शामिल है हाइपरसोनिक वेपन इंटीग्रेशन, भविष्य के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को निर्देशित करना। स्पेस कमांड नेटवर्क, तो भारत की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी खुफिया निगरानी और टोही उपग्रहों तथा काइनेटिक स्पेस रिस्पॉन्स यूनिट्स के लिए डिजिटल आधार के रूप में कार्य करना। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाई रिजोल्यूशन भारत पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की। तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली को IMD ने सफलतापूर्वक एकीकृत करने के बाद भारत रियल टाइम में इतने हाई रिजोल्यूशन पर वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली संचालित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। BFS को 6 किलोमीटर ग्रिड रिजोल्यूशन के साथ विकसित किया गया है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली की मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो स्वदेशी रूप से विकसित, तो यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे की महिला वैज्ञानिकों द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। IITM में नए सुपर कंप्यूटर आर्का की स्थापना से BFS के विकास में मदद मिली है। हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम, तो यह 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच अवस्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है। यूरोप, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम का रिजोल्यूशन 9 किलोमीटर और 14 किलोमीटर के बीच है। स्थानीय पूर्वानुमान, तो यह पंचायत स्तर तक परिचालन पूर्वानुमान प्रदान करेगा। इससे देश में अत्यधिक वर्षा और अन्य स्थानीय मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सटीकता की बात करें तो इसमें ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टोहेड्रल ग्रिड मॉडल पर आधारित रियल टाइम मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें चरम वर्षा संबंधी मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान में 30% से 64% का सुधार देखा गया है। यह एक निर्धारणात्मक मॉडल है जो सिंगल मॉडल आधारित आउटपुट उत्पन्न करता है। इसका अर्थ यह है कि संभावनाओं की एक श्रृंखला की बजाय एक निश्चित पूर्वानुमान प्रदान करता है। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, तो मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए 40 डॉपलर वेदर रडार का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क एक मजबूत, भरोसेमंद एवं रियल टाइम इनपुट प्रदान करता है। डॉपलर रडार की संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। इससे राष्ट्रव्यापी नाउकास्ट यानी 2 घंटे का मौसम पूर्वानुमान सक्षम हो जाएगा। डॉपलर वेदर रडार के विषय में देखते हैं तो एक विशेष रडार होता है ये जो वर्षा, तूफान और चक्रवात जैसी मौसम प्रणालियों की गति एवं तीव्रता को ट्रैक करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है। डॉपलर प्रभाव किसी तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसे तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिशील प्रेक्षक द्वारा अनुभव किया जाता है। यह विशेष रूप से चक्रवात जैसे गंभीर मौसम के लिए मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करता है। फिर नेक्स्ट है
ऑटोनोमस सैटेलाइट्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई। तो कई देश ऑटोनोमस सैटेलाइट्स के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 2024 में चीन ने दुनिया के पहले ऑटोनोमस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये उपग्रह ग्राउंड स्टेशन आधारित हस्तक्षेपों के बिना स्वायत्त रूप से उड़ान पथ को बनाए रख सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। ऑटोनोमस सैटेलाइट्स के विषय में देखते हैं तो ये उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों और एल्गोरिथम का उपयोग करके न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपना कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये प्रौद्योगिकियां उपग्रहों को एक निष्क्रिय पर्यवेक्षकों से सक्रिय और विचारशील मशीनों में तब्दील कर रही है। उपग्रह में मौजूद इंटेलिजेंस का सैटेलाइट एज कंप्यूटिंग कहा जाता है। यह उपग्रह को अपने परिवेश का विश्लेषण करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। प्रमुख उपयोग देखते हैं तो स्वचालित अंतरिक्ष परिचालन, तो इनका उपयोग डॉकिंग, निरीक्षण, कक्षा में ईंधन भरने और मलबा हटाने जैसे कार्यों के लिए अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु किया जा सकता है। स्वनिदान और मरम्मत, तो ये उपग्रह अपनी स्थिति की निगरानी कर गड़बड़ी की पहचान करके मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वयं मरम्मत कर सकते हैं। उड़ान पथ निर्धारित करना, तो ये खतरों और बाधाओं से बचने या ईंधन बचाने के लिए कक्षीय प्रक्षेप पथ को आवश्यकता अनुसार समायोजित कर सकते हैं। स्थानीय भूस्थानिक जानकारी जुटाना, तो पृथ्वी की कक्षा से वास्तविक समय में आपदाओं और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का पता लगाने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए अन्य उपग्रहों के साथ जानकारी को साझा करने में मदद मिल सकती है। युद्ध या संघर्ष के दौरान सहयोग ते वास्तविक समय में खतरे की पहचान कर सकते हैं तथा सीधे कक्षा से ऑटोनोमस रूप से टारगेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसे नष्ट करना सक्षम बनाते हैं। देखते हैं ऑटोनोमस सैटेलाइट से जुड़ी प्रमुख चिंताएं कौन सी हैं। तो एआई संबंधी भ्रम, तो यह किसी उपग्रह को खतरे के रूप में पहचानने में गलती कर सकता है। इससे उपग्रहों के बीच आकस्मिक टकराव का खतरा उत्पन्न हो सकता है। एआई संबंधी भ्रम एक ऐसी घटना है जिसमें एआई सिस्टम गलत धारणा बनाता है। यह तब होता है जब एआई कोई ऐसे पैटर्न या ऑब्जेक्ट को पहचानता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होता है। अंतरिक्ष संबंधी कानूनों में मौजूद खामियां, तो मौजूद संधियां जैसे बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967, देता अभिसमय 1972 आदि उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष मिशनों पर मानव नियंत्रण को मानक बनाती हैं। अन्य है साइबर खतरा आदि। नेक्स्ट है नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट में एमएसएमई क्षेत्र के भीतर संरचनात्मक असंतुलन और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। साथ ही इसमें इनकी अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव भी दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% का योगदान देता है। कुल निर्यात में इसकी 40% हिस्सेदारी है। साथ ही यह 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करता है। हालांकि इस क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की संख्या अधिक है, जो सभी पंजीकृत एमएसएमईज का लगभग 97% हिस्सा है। इसके बाद लघु उद्यमों 2.7% और मध्यम उद्यमों में 0.3% का स्थान आता है। एमएसएमईज में मध्यम उद्यमों का मात्र 0.3% प्रतिनिधित्व है। इसके बावजूद भी मध्यम उद्यम एमएसएमई आधारित निर्यात में लगभग 40% का योगदान करते हैं। मध्यम उद्यमों के समक्ष चुनौतियां, तो पुरानी तकनीक की बात करें तो 82% मध्यम उद्यमों के पास अपने व्यावसायिक संचालन में एकीकृत करने हेतु उन्नत तकनीकें, उद्योग 4.0, एआई, आईओटी आदि नहीं है। कौशल विकास योजनाओं का कम उपयोग, तो 88% मध्यम उद्यम किसी भी सरकारी कौशल विकास या प्रशिक्षण योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। वित्त पोषण, तो विश्व बैंक की इंडियन एमएसएमई फाइनेंसिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 37% मध्यम उद्यमी ऋण प्राप्त करने में सक्षम है। अनुपालन संबंधी बोझ, तो श्रम निरीक्षकों, स्वास्थ्य निरीक्षकों आदि सहित विविध प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले अनेक निरीक्षणों के कारण अनुपालन बोझ बढ़ गया है। अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास, तो केवल 22% मध्यम उद्यम अनुसंधान एवं विकास में शामिल है, जबकि बड़े उद्यमों में यह आंकड़ा 60% है। आगे की राह, तो लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप, आवश्यकता अनुसार वित्तीय समाधान। इसमें उद्यम टर्नओवर से जुड़ी कार्यशील पूंजी वित्त पोषण योजना की शुरुआत करना, बाजार दरों पर 5 करोड़ रुपए की क्रेडिट कार्ड सुविधा आदि शामिल है। उद्यम प्लेटफॉर्म के भीतर एक समर्पित उप पोर्टल का निर्माण करना चाहिए, जिसमें योजना के बारे में पता लगाने, अनुपालन समर्थन और एआई आधारित सहायता शामिल होगी। मौजूदा उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में मध्यम उद्यम केंद्रित मॉड्यूल का एकीकरण करना। अन्य है इसमें अनुसंधान एवं विकास, संवर्धन तंत्र, क्लस्टर आधारित परीक्षण अवसंरचना आदि शामिल है। फिर इसी में देखते हैं, ये दिखाया गया है यहाँ पे एमएसएमईज का नया वर्गीकरण। तो ये सूक्ष्म उद्यम की बात करें, ये निवेश है और टर्नओवर। तो पहले था 1 करोड़, संशोधित होने के बाद 2.5 करोड़ है। टर्नओवर पहले था 5 करोड़, अब 10 करोड़। लघु उद्यम में 10 करोड़ था पहले, अब 25। पहले 50 करोड़ और संशोधित होने के बाद 100 करोड़। मध्यम उद्यम की बात करें तो पहले 50 करोड़ था, संशोधित होने के बाद 125 करोड़। टर्नओवर पहले 250 करोड़ था और संशोधित होने के बाद 500 करोड़, यानी कि दुगना कर दिया गया। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारतीय उद्योग परिसंघ ने
अधिकरणों के लिए एक केंद्रीकृत निरीक्षण तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की। तो CII ने अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 में संशोधन कर एक वैधानिक केंद्रीय निगरानी निकाय स्थापित करने की सिफारिश की है। इस निकाय का कार्य अधिकरणों के उद्देश्य, संरचना, दायरे और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होना चाहिए। इस केंद्रीय निकाय की निम्नलिखित संभावित भूमिकाएं होंगी: प्रदर्शन की निगरानी करना, खोज से चयन समितियों से समन्वय करना, अधिकरणों की क्षमता में वृद्धि करना आदि। अधिकरणों के लिए केंद्रीकृत निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता क्यों है? तो विखंडित प्रशासनिक नियंत्रण। तो लगभग 16 केंद्रीय अधिकरण विविध मंत्रालयों के अधीन कार्य करते हैं। इससे मानकीकरण की कमी और कार्यप्रणाली में असंगतियां पैदा होती हैं। न्यायिक स्वतंत्रता। तो अधिकरणों में नियुक्तियों और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का नियंत्रण शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को कमजोर करता है। केंद्रीय निकाय नियुक्तियों को पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाकर अधिकरणों को कार्यपालिका के प्रभाव से बचा सकता है। एकरूपता। तो वर्तमान में अधिकरणों की सदस्यता की संरचना, चयन प्रक्रिया या योग्यता में कोई एकरूपता नहीं है। अधिकरणों की कार्यकुशलता में सुधार। तो लंबित विवादों में फंसे बड़े राजकोषीय संसाधनों को मुक्त करने और व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए 31 दिसंबर 2024 तक केवल आयकर अपीलीय अधिकरण में ही 6.7 ट्रिलियन मूल्य के मामले लंबित थे, जो देश में सभी प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को लगभग 57% था। न्यायिक निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट ने एल चंद्र कुमार और मद्रास बार एसोसिएशन मामलों में एक केंद्रीय निगरानी निकाय की आवश्यकता पर बल दिया। अधिकरणों के विषय में देखते हैं। तो अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक प्रावधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी जोड़े गए थे। अनुच्छेद 323 ए, तो इसके तहत संसद को लोक सेवा से संबंधित मामलों के न्याय निर्णय के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 323 बी, तो यह कुछ विशेष विषयों जैसे कि कराधान, भूमि सुधार आदि के लिए संसद या राज्य विधानमंडलों को अधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है। महत्व है, अधिकरण पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में तीव्र न्याय निर्णय के लिए मंच प्रदान करते हैं। साथ ही कुछ विषयों पर विशेषज्ञता के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिसमें मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी होता है। बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है किलाउआ ज्वालामुखी। तो हवाई स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में दिसंबर 2024 के बाद फिर से विस्फोट हुआ, जिससे इसमें से लावा के फव्वारे निकल रहे हैं। इस विस्फोट से राख, गैस और पेलिज हेयर नामक कांच जैसे ज्वालामुखीय फाइबर सहित विभिन्न ज्वालामुखीय पदार्थ निकले हैं। इसके प्रारंभिक खतरों में अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी गैस का निकलना शामिल है। ये गैसें वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करके वोग यानी ज्वालामुखी धुंध बना सकती है, जो लोगों, जानवरों आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके विषय में देखते हैं। अमेरिका स्थित हवाई द्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित है। यह विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क में स्थित है। इसके पास ही मोनो लोवा नामक एक और बड़ा लेकिन कम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये दोनों शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखियों की तरह शंक्वाकार चोटियों वाले उच्च पर्वतों का निर्माण नहीं करते। फिर नेक्स्ट है फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पर्शियन गल्फ का नाम बदलकर अरेबियन गल्फ या गल्फ ऑफ अरेबिया करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। फारस की खाड़ी के विषय में देखते हैं। हिंद महासागर का एक उथला सीमांत सागर है, जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिमी ईरान के मध्य स्थित है। होर्मुज़ जल संधि फारस की खाड़ी यानी पश्चिम को ओमान की खाड़ी और अरब सागर दक्षिण पूर्व से जोड़ती है। इसकी सीमा ईरान, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और इराक से लगती है। इस खाड़ी में टिग्रिस, यूफ्रेटस और करुण नदियां गिरती हैं। यह समुद्री परिवहन, खासकर तेल के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने NAPS के तहत दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 36% की वृद्धि की सिफारिश की। इसके विषय में देखते हैं। इसे अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से NAPS 2 के रूप में संचालित किया जा रहा है। मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य है प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। NAPS 2 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौशल भारत कार्यक्रम की अम्ब्रेला योजना के तहत उपघटकों में से एक है। NAPS 2 के तहत प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष है। हालांकि कुछ चुनिंदा ट्रेड्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष भी है। फिर नेक्स्ट है भारत में शहद उत्पादन। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 1 दशक में देश में शहद के उत्पादन में 60% की वृद्धि हुई। देखते हैं इसके विषय में। तो पिछले 11 वर्षों में भारत में शहद उत्पादन 70,000 से 75,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन यानी 7% वृद्धि हो गई है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है। दुनिया में चीन शहद का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। प्रमुख शहद उत्पादक राज्य 2022-23: उत्तर प्रदेश 17%, पश्चिम बंगाल 16%, पंजाब, बिहार, राजस्थान आदि।
निर्यात, भारत में शहद उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा निर्यात किया जाता है। प्रमुख निर्यात गंतव्य 2023-24 में यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, कतर और लीबिया। फिर नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। तो INCOIS ने गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के तटों पर ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की के विषय में देखते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की एक इकाई है। मुख्यालय है हैदराबाद में। प्रमुख कार्य व्यवस्थित और केंद्रित अनुसंधान के जरिए सतत महासागरीय अवलोकन और उसमें निरंतर सुधार के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर संबंधी जानकारी और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना, मछली पकड़ने के लिए संभावित क्षेत्रों की सलाह देना, सुनामी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, महासागर स्थिति पूर्वानुमान, कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम आदि। फिर नेक्स्ट है शुगर बोर्ड। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को अपने परिसर में शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया। यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग की सिफारिश के बाद उठाया गया, जिसने टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा आदि के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधक बन जाता है या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को इम्यून सिस्टम नष्ट कर देता है। शुगर बोर्ड के विषय में तो निम्नलिखित के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा, जैसे कि दैनिक रूप से चीनी के सेवन की उचित मात्रा, आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा, अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक आदि, ज़्यादा चीनी खाने से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी जोखिम आदि के बारे में। यह छात्रों को तथ्य और साक्ष्य के आधार पर खाद्य पदार्थों के बेहतर विकल्पों के बारे में शिक्षित करेगा। फिर नेक्स्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक। तो पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। पंचायत उन्नति सूचकांक पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में संकेतकों की संख्या को 516 से घटाकर 147 कर दिया गया है, जिससे डेटा की गुणवत्ता में सुधार, रिपोर्टिंग में आसानी और कार्यवाही योग्य जानकारी प्राप्त होती है। पंचायत उन्नति सूचकांक के विषय में तो ये एक मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल सूचकांक है। इसका उपयोग पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह LSDG से संबंध 9 विषयों पर आधारित है, जैसे महिला अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत आदि। नेक्स्ट, रिजनरेटिव ब्रेकिंग। तो भारत ने रिजनरेटिव ब्रेकिंग से लैस 9000 हॉर्स पावर का पहला लोकोमोटिव D9 इंजन लॉन्च किया। के विषय में देखते हैं। पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम्स में डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रेन की गतिज ऊर्जा अपशिष्ट के रूप में मुख्य रूप से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग में इलेक्ट्रिक मोटर्स में करंट को रिवर्स कर दिया जाता है। इससे बिजली उत्पन्न होती है, जिससे बिजली वितरण प्रणाली में वापस भेजा जा सकता है। लाभ है, यह ऊर्जा की कुल खपत को घटाने में मदद करता है। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है मोजाम्बिक, राजधानी है मापुटो। तो उत्तरी मोजाम्बिक में 25,000 से अधिक लोग तिहरे संकट के कारण पलायन कर चुके हैं। इस तिहरे संकट में सशस्त्र संघर्ष, बार बार होने वाली चरम मौसमी घटनाएं और चुनाव के बाद फैली अशांति शामिल है। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह देश अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह पूर्व में हिंद महासागर से लंबी तटरेखा साझा करता है। मोजाम्बिक चैनल इसे मेडागास्कर द्वीप से अलग करता है। सीमावर्ती देश हैं तंजानिया उत्तर में, मलावी और जाम्बिया उत्तर पश्चिम में, जिम्बाब्वे पश्चिम में, दक्षिण अफ्रीका और इस्वातानी दक्षिण पश्चिम में। भौगोलिक विशेषताएं तो प्रमुख नदियां जाम्बेजी और लिम्पोपो दोनों हिंद महासागर में गिरती हैं, रुवोमा आदि। सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिंगा, चिमोयो हाईलैंड्स का हिस्सा है। ठीक है, ये बात की हमने मोजाम्बिक की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।